नमस्कार, आपका ट्रैवल स्टडी हब यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज आपके लिए हम फिर से कक्षा 11वीं भूगोल के एमपी बोर्ड 2024 वार्षिक परीक्षा हेतु उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं, जिसमें जो महत्वपूर्ण आईएमपी प्रश्न हैं वही आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे, जो भूगोल विषय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए चलते हैं हम इस में शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो इसका पहला प्रश्न है आपका, भूगोल विषय का महत्व लिखिए। किसका? भूगोल विषय का महत्व लिखिए। तो उत्तर है, भूगोल विषय के अध्ययन का उद्देश्य जटिल रचना वाले भूतल संबंधी ज्ञान में वृद्धि करना है। पृथ्वी के धरातल का अध्ययन, मानव के निवास के रूप में प्रदेशों का अध्ययन, उनके संसाधनों का मानव विकास के लिए अधिकतम उपयोग करना है इसका मुख्य उद्देश्य। तो इसके आधार पर हम यही कह सकते हैं कि भूतल संबंधी जितने भी ज्ञान है और साथ में धरातल या जो मानव निवास करते हैं उन प्रदेशों के आधार पे, संसाधनों के आधार पे जो मानव विकास के लिए अधिकतम उपयोगी है, उनके आधार पे हम इन उद्देश्यों को प्राप्त करना ही भूगोल का महत्व है। दूसरा प्रश्न आपका, भूगोल मानव जिज्ञासा की तुष्टि है, वर्णन कीजिए। तो मानव एक सामाजिक प्राणी है। ऐसा प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, और उसके आधार पे उसकी हमेशा जिज्ञासा रहती है। तो मानव का स्वाभाविक गुण जिज्ञासा है। जिज्ञासा के कारण वह न केवल अपने आसपास के वातावरण अपितु देश विदेश के संबंध में भी जानना चाहता है, जिसकी तुष्टि हेतु समस्त ज्ञान एवं विज्ञान का सर्जन करने के लिए भ्रमण भी करता है। मतलब मानव जितनी भी जानकारी है उसकी पूर्ति के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान भी भ्रमण भी करता है। जिज्ञासा के माध्यम से संसार और उसके विभिन्न भागों और वहाँ के निवासियों एवं पर्यावरण का अध्ययन कर मानव जिज्ञासा की तुष्टि करता है। मतलब जब तक उसको जिज्ञासा से संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है तब तक वो क्या करता है, अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए वो देश विदेश या आसपास के जितने भी क्षेत्र है उनको वो देख के भ्रमण करके पूरी करता है। प्रश्न तीसरा है, जलवाष्प किसे कहते हैं? किसको जलवाष्प किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जलवाष्प पानी की गैसीय अवस्था है, जल चक्र का एक हिस्सा है। जब तरल पानी को 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 212 फ़ारेनहाइट के क्वथनांक तक गर्म किया जाता है तो यह वाष्प में बदल जाता है। जल वाष्प सीधे बर्फ से भी उत्पन्न किया जा सकता है, इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ये क्या है, एक तरह सा जल है जो क्या है कि तापमान में जब उसको वो किया जाता है तो वो गर्म होने के कारण क्या हो जाता है, वाष्प बन जाता है या भाप बन जाता है और वाष्प में वो बदल जाता है। प्रश्न 4 है, किस प्रकार की जलवायुओं में तापांतर बहुत कम है? तो उसका उत्तर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु और समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु में तापांतर बहुत कम होता है। तो ये 2 प्रकार की जलवायु जिसमें तापांतर बहुत कम होता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु विषुवत रेखा के पास पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ये विषुवत रेखा के आसपास पाई जाती है। इस तरह के जलवायु प्रदेश में तापमान सामान्य रूप से ऊंचा और वार्षिक तापांतर नगण्य होता है।
मतलब यहाँ पे जो वहाँ की जलवायु है उसका तापमान सामान्य रूप से ऊंचा होता है और वार्षिक तापांतर नगण्य होता है। अगला प्रश्न है 5, विदेशज प्रजातियों से आप क्या समझते हैं? कौन सी प्रजातियों से? विदेशज प्रजाति से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल प्रजाति नहीं है, मतलब जिस देश की है उस देश की वो प्रजाति या उस स्थान की वो प्रजाति नहीं है, लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई है, इन्हें विदेशज प्रजाति कहा जाता है। मतलब ये कहाँ से लाई गई है? दूसरे देशों से या दूसरे स्थान से लाई गई होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? विदेशज प्रजाति कहा जाता है। प्रश्न 6, जैव विविधता के विभिन्न स्तर क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जैव विविधता के 3 स्तर होते हैं। पहला प्रजाति विविधता, दूसरा आनुवंशिक विविधता और तीसरा है पारिस्थितिक तंत्र विविधता। तो ये इसके 3 स्तर है जिसके आधार पर जैव विविधता अलग अलग पाई जाती है। प्रश्न 7, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम लिखिए। तो बंगाल की खाड़ी में जो है एकमात्र द्वीप समूह पाया जाता है और उसका नाम है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जिसमें कुल 572 द्वीप शामिल है। तो इसमें इतने द्वीप पाए जाते हैं। द्वीपों का यह समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मतलब जो भारत का पूर्वी समुद्र भाग है जहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, और उसी बंगाल की खाड़ी में आपका ये द्वीप समूह पाया जाता है। प्रश्न 8, भारत की लंबी तटरेखा के क्या प्रभाव हैं? मतलब जो भारत हमारा है और इसकी जो लंबी समुद्री तटरेखा है इसके क्या प्रभाव हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, लंबी तटरेखा होने पर विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। वैश्विक व्यापार करने का सबसे सस्ता साधन जलमार्ग होता है और लंबी तटरेखा के हमारे पास बहुत सारे बंदरगाह हैं। मतलब लंबी तटरेखा होने के कारण बहुत सारे हमारे पास बंदरगाह हैं, जिससे हमारा वैश्विक व्यापार होता है। इससे देश के विकास में बहुत मदद मिलती है। मतलब एक तो व्यापार के लिए, साथ में वैश्विक व्यापार के आधार पे, और ये एक सस्ता साधन है किसके लिए? जल मार्ग के आधार पे। और इसके आधार पे हम बहुत सारे बंदरगाह क्या कर सकते हैं? जल मार्ग के तट के आधार पे बना सकते हैं। तो ये इसके क्या है? प्रभाव हैं सबसे लंबी तटरेखा होने के कारण। प्रश्न 9, बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसमें? बांगर और खादर में। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, खादर क्षेत्र की मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर खेती की जाती है, जबकि बांगर क्षेत्र की मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती है। मतलब खादर क्षेत्र है वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है, बांगर की क्षेत्र की मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। तो इसके आधार पे खादर क्षेत्र में खेती की जाती है और बांगर क्षेत्र में खेती नहीं की जाती है। खादर में समय समय पर बाढ़ आती रहती है। मतलब जो खादर क्षेत्र है वहाँ पे हमेशा क्या आती रहती है? बाढ़ आती रहती है, जबकि बांगर क्षेत्र में बाढ़ नहीं आती है। तो ये इसके 3 क्या हो जाएंगे? अंतर हो जाएंगे उसमें, बांगर और खादर। ठीक है। अगला प्रश्न आपका 10वां, उन नदियों के नाम बताइए जो प्रायद्वीप भारत से निकलकर गंगा नदी तंत्र में का अंग बनती है। मतलब नदियों के नाम बताना है और वो क्या करती हैं? गंगा नदी के फिर अंग बन जाती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी, सोन, तमसा गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। तो ये सभी मिलकर क्या करती है? एक गंगा नदी तंत्र का अंग बन जाती हैं। प्रश्न 11,
हिमालय पर्वत के कोई दो महत्व समझाइए। किसके? हिमालय पर्वत के। तो हिमालय का सबसे बड़ा महत्व दक्षिणी एशिया के क्षेत्रों के लिए है, जहाँ की जलवायु के लिए यह एक महत्वपूर्ण नियंत्रक कारक के रूप में कार्य करता है। हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं साइबेरियाई शीतल वायु राशियों को रोककर भारतीय उपमहाद्वीप को जाड़ों में अधिक ठंडा होने से बचाती है। मतलब क्या करती है? जैसे जैसे जो सर्द हवाएं विशाल जो पर्वत है या साइबेरिया की तरफ से जब शीतल हवाएं आती है, तो यही जो हमारा हिमालय पर्वत है वो भारतीय उपमहाद्वीप में ठंड से बचाता है। तो इसके आधार पे इसके दो महत्व है। एक तो क्या करता है, ये दक्षिणी एशियाई क्षेत्रों के लिए जलवायु के लिए एक महत्वपूर्ण नियंत्रण कारक है, और दूसरे साथ में जो जाड़े की ऋतु है उसको उससे भारतीय उपमहाद्वीप को बचाता है। प्रश्न 12, नदी द्रोणी और जल संभर में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगी, बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा अपाई क्षेत्र को जल संभर भी कहा जाता है। मतलब जो बड़ी बड़ी नदियां हैं और उसके आधार पे जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहा जाता है, और जो छोटी छोटी नदियां हैं, नाले हैं, उसके द्वारा अपाई क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है, जबकि जल संभर का आकार छोटा होता है। तो ये इसके आधार पे इसके भी क्या हो गए, दो अंतर हो गए हैं। प्रश्न 13, प्राकृतिक आपदा एवं विपत्तियों में क्या अंतर है? किसमें किसमें? एक तो प्राकृतिक आपदा और विपत्तियों में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपदा बाहर से आती है, जैसे कि बाढ़, तूफान, चक्रवात, सुनामी, आंधी, भूस्खलन, बर्फबारी आदि। मतलब ये कैसी रहती है? आपदा बाहर से आती है, प्राकृतिक रूप से होती है। विपदा या मुसीबत अंदर से आती है, जैसे पैसे खत्म हो जाना, बीमार पड़ जाना, नौकरी छूटना, फसल खराब हो जाना। तो ये इसके आधार पे हम ये के अंतर बता सकते हैं। प्रश्न 14, विश्व के सुनामी प्रभावित क्षेत्र बताइए। मतलब सुनामी कहाँ कहाँ पे अधिक आती है, किन क्षेत्रों में अधिक होती है? तो सुनामी प्रशांत महासागर और इंडोनेशिया में सबसे अधिक बार आता है, क्योंकि प्रशांत महासागर की सीमा पर बड़ी संख्या में सक्रिय अंतर्जलीय भूकंप क्षेत्र हैं। हालांकि हाल ही में भूमध्य सागर क्षेत्र में भी सुनामी आई है, और कैरेबियन सागर में भी सुनामी होने की उम्मीद है। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि जो प्रशांत महासागर या इंडोनेशिया क्षेत्र है, उस क्षेत्र में सर्वाधिक सुनामी आती है, और अब जो भूमध्य सागर है या कैरेबियन सागर है, वहाँ पे भी कुछ मात्रा में सुनामी आती है। प्रश्न 15, भौतिक भूगोल की शाखाओं के नाम लिखिए। किसकी? भौतिक भूगोल की शाखाओं के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, अध्ययन क्षेत्र के आधार पर भौतिक भूगोल की 4 प्रमुख शाखाएं हैं। भू आकृतिक विज्ञान यानी कि स्थलमंडल, जलवायु विज्ञान यानी कि वायुमंडल, समुद्र विज्ञान यानी कि जलमंडल, और जीव भूगोल यानी कि जीवमंडल। तो इसके आधार पे हम इसकी 4 क्या बता सकते हैं, शाखाओं के नाम हम बता सकते हैं। भूआकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और जीव भूगोल। प्रश्न 16, मानव भूगोल की मान्य परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये क्या, इसकी एक मान्य परिभाषा है। ठीक है। प्रश्न 17, भूविक्षेपी पवनें क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा,
भूविक्षेपी पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर बहने वाली पवनें होती है। जब समदाब रेखाएं सीधी हो और घर्षण का प्रभाव न हो तो दाब प्रवणता बल कोरियोलिस बल से संतुलित हो जाता है। इसके बाद पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर बहती है। इन्हें भूविक्षेपी पवनें कहते हैं। मतलब क्या हो जाता है, कोरियोलिस बल के कारण संतुलित हो जाता है, रेखाएं सीधी हो जाती है, घर्षण का प्रभाव न के बराबर हो जाता है। तो जब जो पवनें हैं वो समदाब रेखाओं के समांतर क्या होने लग जाती है, प्रवाहित होने लग जाती है, बहने लग जाती है, उन्हीं पवनों को क्या कहा जाता है, भूविक्षेपी पवनें कहा जाता है। प्रश्न 18, निरपेक्ष आर्द्रता क्या है? कौन सी आर्द्रता? निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वायु के एक निश्चित आयतन पर मौजूद कुल नमी की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। मतलब क्या है, जो एक निश्चित आयतन पर मौजूद कुल नमी की मात्रा को क्या कहा जाता है, निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। यह आर्द्रता वायु के निश्चित आयतन पर जल वाष्प के भार को दर्शाती है। मतलब वहाँ पे जो जल वाष्प है उसका भार कितना है, इसे घन फुट प्रति ग्रेन या घन सेंटीमीटर प्रति ग्राम में दर्शाया जाता है। प्रश्न 19, जैव विविधता क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जैव विविधता का अर्थ है जीवन रूपों की विविधता। मतलब जीवन रूपों की विविधता यह आमतौर पर किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवन रूपों को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है। मतलब क्या है, जीवन रूप मतलब बहुत सारे जो जीव हैं उनकी प्रजातियां उपजातियों को जीवन रूप कहा जाता है और ये किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं और हर क्षेत्र में ये जीव अलग अलग छोटे या बड़े रूपों में पाए जाते हैं और इसी को क्या कहा जाता है, जैव विविधता कहा जाता है। प्रश्न 20 आपका, विश्व में जैव विविधता के हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं? मतलब क्या है, विश्व में जैव विविधता के आधार पर जो हॉट स्पॉट है वो कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दुनिया में 36 जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं। ये क्षेत्र प्रजातियों में समृद्ध हैं जो केवल उस क्षेत्र की स्थानिक हैं। ये पृथ्वी के सबसे जैविक रूप से समृद्ध अभी तक खतरे वाले क्षेत्र हैं। मतलब यहाँ पे जो अधिक प्रजातियां हैं वो पूर्ण रूप से क्या हो गई है, समाप्त हो गई है या विलुप्त होने की कगार पे हैं। तो ऐसे 36 जैव विविधता स्पॉट हैं कहाँ पे, विश्व में। प्रश्न 21, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका भारत को उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक शासित भूमि का अलग टुकड़ा है। यह महाद्वीप से अलग है लेकिन मुख्य महाद्वीप का हिस्सा लगता है। भारत को उपमहाद्वीप इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र शामिल है। इसमें उत्तर में हिमालय क्षेत्र, दक्षिण में हिंद महासागर और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण पूर्व में बंगाल खाड़ी शामिल है। तो इसके आधार पर ही भारत को क्या कहा जाता है, उपमहाद्वीप कहा जाता है। ये महाद्वीप से जुड़ा हुआ या महाद्वीप का हिस्सा है, साथ में ये एक शासित भूमि का टुकड़ा भी है और इसके आधार पे ये एक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। प्रश्न 22, तटीय सीमाओं से संलग्न राज्यों की पहचान कीजिए। मतलब जो हमारी तटीय क्षेत्र है और उसके आधार पे कौन कौन से जो राज्य हैं वो तटीय सीमा से जुड़े हुए हैं। तो भारत में तटीय सीमा साझा करने वाले कुल
9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। पहला आपका गुजरात, दूसरा कर्नाटक, तीसरा केरल, चौथा आंध्र प्रदेश, पांचवा तमिलनाडु, छठा उड़ीसा, सातवां आपका पश्चिम बंगाल, आठवां महाराष्ट्र और नौवां गोवा। तो इस प्रकार ये हमारे तटीय राज्य हैं जिनकी सीमाएं क्या है? समुद्र से लगी हुई है। प्रश्न 23, पश्चिमी घाट की कोई 2 विशेषताएं लिखी। पश्चिमी घाट देश की कई विशाल नदियों का उद्गम स्थल है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा आदि। इससे इरुला, कोटा, कुरुम्बा, पनियान और कट्टुनाइकडम जैसी जनजातियां यहाँ सदियों से निवास करती आई है। मतलब एक तो उद्गम स्थल माना जाता है कई नदियों का, दूसरा है वहाँ पे निवास करने वाली जो जनजातियाँ हैं उनका क्या है? निवास स्थल है। साथ में पर्यावरणीय, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक महत्व के अलावा पश्चिमी घाट हमारे देश के लिए आर्थिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसकी ये 2-3 विशेषताएं हो जाएगी। प्रश्न 24, हिमालय के 3 प्रमुख नदी तंत्रों के नाम बताइए। मतलब जो हिमालय क्षेत्र है उसकी 3 प्रमुख नदी तंत्रों के नाम बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हिमालय की नदियों को 3 प्रमुख नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है। पहला है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा आपका हो जाएगा गंगा नदी तंत्र और तीसरा हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ये हिमालय की 3 प्रमुख नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं और उसके आधार पर ये 3 तंत्रों में इसको बांटा गया है। प्रश्न 25, प्रायद्वीप पठार का विस्तार बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत का प्रायद्वीप पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला व दिल्ली, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों, पश्चिम में गिर पहाड़ियों, दक्षिण में इलायची कार्डमम पहाड़ियों तथा उत्तर पूर्व में शिलांग एवं कार्बी एंगलॉक पठार तक है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। तो ये क्या है? इसका विस्तार बताया गया है जो चारों दिशाओं में क्या है? एक त्रिभुजाकार आकृति वाला एक भूखंड होने के आधार पे ये सभी सीमाओं से इसका विस्तार लगा है। प्रश्न 26, पंचानद की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? मतलब जो पंचनद की प्रमुख नदियाँ हैं वो कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रावी, झेलम, सतलुज, व्यास और चिनाब। तो ये 5 नदी हैं जिनको मिलाकर क्या कहा गया है? पंचनद कहा गया है। बच्चों, उक्त प्रश्नोत्तर या जो बहुत सारे और भी प्रश्न आपके लिए पहले बना चुके हैं, तो उन प्रश्नों को देखने के लिए YouTube में सर्च करें ट्राइबल स्टडी हब और इसके आधार पे आप हमारे जो प्रश्न उत्तर हैं उनको YouTube चैनल में इसके माध्यम से ट्राइबल स्टडी सर्च करके प्लेलिस्ट में जाकर जो बाकी प्रश्नोत्तर हैं वो भी देख सकते हैं, जिससे आपको वार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए बाकी और भी डाटा मिल जाएगा। तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है और साथ में आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम आगे के जितने भी प्रश्नोत्तर लेकर आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, जिससे आपको इसका लाभ मिलता रहे। तो चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 27, वर्तमान में आपदाओं की सुभेद्यता क्यों बढ़ गई है? मतलब क्या पूछा गया है कि जो अभी वर्तमान समय में है आपदाओं की सुभेद्यता क्यों बढ़ गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा,
वृहत आकार, प्राकृतिक परिस्थितियों में विभिन्नता, लंबे समय तक उपनिवेशन, अभी भी जारी सामाजिक भेदमूलन तथा बहुत अधिक जनसंख्या के कारण भारत की प्राकृतिक आपदाओं द्वारा सुविधा को बढ़ा दिया है। मतलब जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जो पारिस्थितिक विभिन्नता थी वो कम होती जा रही है और जो आकार है वो बढ़ता जा रहा है। और साथ में सामाजिक जो भेद मूलन है वो क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी आधार पे ये आपदाएं जो सुविधा है वो बढ़ती जा रही है। प्रश्न 28, पूर्वी भारत की बाढ़ पश्चिमी भारत की बाढ़ से अलग कैसे होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पूर्वी भारत में वर्षा पश्चिमी भारत की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए पूर्वी भारत में बाढ़ पश्चिमी भारत की अपेक्षा अधिक आती है तथा पूर्वी भारत की नदियों की बाढ़ पश्चिम भारत की नदियों की अपेक्षा भयंकर होती है। तो इसमें एक ही जो कारण है कि वहाँ पे पूर्वी भाग में बारिश या वर्षा अधिक मात्रा में होती है और पश्चिमी में कम मात्रा में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न 29, भौतिक भूगोल क्या है? कौन सा भूगोल? भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। इसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। यह पृथ्वी के बारे में जानकारी प्रदान करती है। इसमें वायुमंडल, जल, पृथ्वी की सतह और वन्य जीव का अध्ययन किया जाता है। यह विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बारिश, हवा की गतिविधियाँ और जलवायु का अध्ययन करके हमें आसपास के पर्यावरण को समझने में मदद करता है। तो इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि जो भौतिक भूगोल है वो एक भूगोल की शाखा है और बाद में ये पृथ्वी के भौतिक जितने भी स्वरूप है उसका अध्ययन करने इसके अंतर्गत किया जाता है और यह हमें पृथ्वी के बारे में जानकारी प्रदान करता है। साथ में वायुमंडल, जल, पृथ्वी की सतह या वन्य जीवों का भी अध्ययन हम इसके माध्यम से कर सकते हैं और प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे कि बारिश, हवा की गतियाँ, जलवायु का अध्ययन करने के लिए हम आसपास के पर्यावरण को समझने की मदद हमको भौतिक भूगोल से मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, द्वैतवाद क्या है? भूगोल में द्वैतवाद को समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, द्विभाजन किसी विषय में द्वैतवाद का उत्पाद अथवा परिणाम होता है। मतलब हमेशा जो किसी के दो पक्ष होते हैं या दो पहलू होते हैं तो उसी के आधार पर इसकी उत्पत्ति होती है। भूगोल में भौगोलिक चिंतन के अध्ययन का मूल बिंदु मानव प्रकृति संबंध रहा है। इसके अंतर्गत प्रकृति का मानव पर तथा मानव का प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण किया गया और यही विश्लेषित अध्ययन ही भूगोल में द्वैतवाद तथा विधि विभाजन का मुख्य आधार बना है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ को जानते हैं या प्रकृति के बारे में या प्रकृति का मानव के बारे में, तो इसी आधार पे जब इस प्रकृति पर पड़ने वाले जो प्रभाव हैं और उनका विश्लेषण हम कर रहे हैं तो यही विश्लेषित अध्ययन ही क्या कहलाता है? भूगोल में द्वैतवाद कहलाता है। प्रश्न 31, वह कौन सा कारक है जो पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि इसमें बहुत सारे ऐसे कारक हैं जिसके आधार पे क्या होता है, पृथ्वी पे जो तापमान है उसके वितरण को वो प्रभावित करता है। तो पहला तो आपका अक्षांश हो जाएगा कि जैसे जैसे जो देश या जिस देश की स्थिति अक्षांश के अनुसार भूमध्य रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर है तो या उत्तर या दक्षिण की ओर है, मतलब क्या है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर है
तो अक्षांश स्थिति के आधार पे वो तापमान कम या ज़्यादा रहेगा। दूसरा, समुद्र तल से उस स्थान की उत्तुंगता मतलब ऊंचाई कि वो कितना ऊंचा है। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ भी तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तीसरा है समुद्र से दूरी, मतलब जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाएगी तापमान वैसे वैसे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा या कम ज़्यादा होता रहता है। महासागरीय धाराओं की प्रकृति, मतलब जैसे वहाँ महासागरीय धारा की प्रकृति रहेगी, जैसे ठंडी है तो ठंडा रहेगा और गर्म है तो गर्म रहेगी। स्थल की प्रकृति, मतलब स्थल भी गर्म है या ठंडा है। ढाल और वृक्षावरण इत्यादि कारक भी तापमान को प्रभावित करते हैं। मतलब जो धरातल का ढाल है या वहाँ पे जो वृक्ष की आवरण है कि कितनी मात्रा में वहाँ पे घना जंगल है या कम है, तो ये भी क्या करता है, पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। प्रश्न 32, जलवायु से क्या तात्पर्य होता है? तो जलवायु किसी स्थान के वातावरण की दशा को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह शब्द मौसम के काफ़ी करीब है, पर जलवायु और मौसम में कुछ अंतर है। मतलब क्या है, जलवायु किसी स्थान के वातावरण की दशा को व्यक्त किया जाता है, पर इसमें क्या है, दोनों में मौसम के ये करीब है और इसके आधार पर इसमें अंतर भी है। जलवायु बड़े भूखंडों के लिए, बड़े कालखंडों के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि मौसम अपेक्षा छोटे कालखंड के लिए, छोटे स्थान के लिए प्रयुक्त होता है। तो साधारण सा इसका उत्तर हो जाएगा कि मौसम छोटे समय या अल्पावधि का होता है या क्षणिक होता है, और जलवायु लंबे समय के लिए या लंबी अवधि के लिए या लंबे बड़े स्थान के लिए व्यक्त किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ जो ऋतुएं हैं वो आपकी क्या कहलाएगी, जलवायु कहलाएगी। ठीक है। प्रश्न 33, हॉट स्पॉट से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, इसमें बहुत सारे बच्चे जो अभी मोबाइल में हॉट स्पॉट के आधार पे एक इंटरनेट से, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल कनेक्ट होते हैं, उसी के आधार पे इसको भी मानते हैं। पर भूगोल में हॉट स्पॉट से आप क्या समझते हैं का उत्तर है, हॉट स्पॉट एक भौगोलिक क्षेत्र है जो जैव विविधता का भंडार है और विनाश के कारण अत्यधिक असुरक्षित है। मतलब क्या है, जैसे जैसे जितने भी जो जीव है और उनकी जो संख्या है वो कैसी होती जा रही है, घटती जा रही है या उसकी संख्या कम होते जा रही है, और उसी को ही जो भूगोल में क्या कहा गया है, हॉट स्पॉट कहा गया है। तो दुनिया भर में 35 जैव विविधता हॉट स्पॉट पहचाने गए हैं। वन जैव विविधता हॉट स्पॉट का एक उदाहरण है। मतलब जो वन है वो जैव विविधता का प्रमुख हॉट स्पॉट कहलाता है। प्रश्न 34, मानव जीवन के प्रारंभ होने से पृथ्वी पर जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ा? मतलब जैसे जैसे जो मानव जीवन प्रारंभ हुआ है तब से वर्तमान समय तक जैव विविधता पर क्या क्या प्रभाव पड़े हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मानव जीवन के प्रारंभ होने से पहले पृथ्वी पर जैव विविधता किसी भी अन्य काल से अधिक थी। मानव के आने से जैव विविधता में तेजी से कमी आने लगी, क्योंकि किसी एक या अन्य प्रजाति का आवश्यकता से अधिक उपभोग होने के कारण वह लुप्त होने लगी है। मतलब मानव जीवन के प्रारंभ में जैव विविधता बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, और जैसे जैसे मानव आया है उसके बाद से जैव विविधता में तेज़ी से कमी आने लगी है, और वर्तमान समय में ऐसा देखा जाता है कि अब जो जैव विविधता है वो लुप्त होने लगी है या कुछ तो पूर्ण रूप से विलुप्त भी हो गई है। प्रश्न 35, भारत के पूर्वी तट को किन दो तटों के नाम से जाना जाता है? कौन से तट को? पूर्वी तट को। जैसे आपने
देखा होगा कि अरब सागर आपका पश्चिमी तट कहलाएगा और जो बंगाल की खाड़ी वो पूर्वी तट है। तो उस तट को हम किस नाम, दो नामों से जानते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत के पूर्वी तट के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। मतलब इसको भी क्या किया गया है, जो ऊपर उत्तर की ओर है, मतलब बंगाल की खाड़ी का ऊपर का भाग है उसको उत्तरी सरकार और नीचे का भाग है दक्षिणी भाग, उसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट। प्रश्न 36, लक्षद्वीप की विशेषताएं बताइए। किसकी? लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप भारत का एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है। यह एक द्वीप समूह है जिसमें 36 द्वीप है। लक्षद्वीप का कुल सतही क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। मतलब इसका कुल जो सतही क्षेत्रफल है वो कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर अरब सागर में लगभग 3000 वर्ग मील 78,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? विस्तृतता हो जाएगा। एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है। ये एक द्वीप समूह है जिसमें 36 द्वीप हैं और इसका जो सतही क्षेत्रफल है वो इतना है। और ये अरब सागर दक्षिण पश्चिमी तट पर अरब सागर में स्थित है। प्रश्न 37, यदि एक व्यक्ति को लक्षद्वीप जाना हो तो वो कौन से तटीय मैदान से होकर जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, यदि एक व्यक्ति को लक्षद्वीप जाना हो तो वह मालाबार तटीय मैदान से होकर जाएगा, क्योंकि लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है और लक्षद्वीप केरल तट से केवल 280 किलोमीटर दूर है। इसलिए मालाबार तट, केरल तट इसके निकटतम है। मतलब जो मालाबार तटीय मैदान है वहाँ से होकर व्यक्ति जाएगा तो लक्षद्वीप उसको पास में पड़ेगा। प्रश्न 38, आपदा क्या है? आपदा के प्रकार लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपदा अचानक होने वाली विध्वंसकारी घटना को कहा जाता है जिससे व्यापक भौतिक क्षति व जान माल को नुकसान होता है। मतलब अचानक से घटित होने वाली घटना को आपदा कहा जाता है। मुख्यतः आपदा दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा। तो इसमें जो प्राकृतिक आपदा होती है वो सबसे विनाशकारी आपदा होती है और इससे जन धन को अधिक ज़्यादा मात्रा में क्षति होती है। प्रश्न 39, भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है? इस क्षेत्र की प्रमुख श्रेणियों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, भारत में ठंडा मरुस्थल लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, वहाँ पे स्थित है। और इस क्षेत्र की प्रमुख श्रेणियाँ काराकोरम, जास्कर और पीर पंजाल है। मतलब 3 श्रेणियाँ वहाँ पे पाई जाती है, काराकोरम, जास्कर और पीर पंजाल। प्रश्न 40, अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ के भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि का परिणाम है। मतलब क्या है? जिस निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से जो जल प्रवाह हो रहा है उसको अपवाह बोलते हैं। और इन्हीं वाहिकाओं के जाल को, मतलब बहुत सारी जो वाहिका आपस में मिल जाती है उसको क्या कहा जाता है? अपवाह तंत्र कहा जाता है। प्रश्न 41, भूकंप के कोई 2 हानिकारक प्रभाव लिखिए। किसके? भूकंप के। भूकंप के परिणाम स्वरूप जमीन का हिलना, मिट्टी का द्रवीकरण, भूस्खलन, दरारें, हिमस्खलन, आग और सुनामी हो सकती है। मतलब ये क्या है? इसके हानिकारक प्रभाव देखे जाते हैं।
भूकंप से होने वाले विनाश और क्षति की सीमा इस पर निर्भर करती है कि तीव्रता और तीव्रता की अवधि। तो इस आधार पे ये क्या हो जाएंगे, इसके हानिकारक प्रभाव। प्रश्न 42, कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि मानसून के दौरान ये नदी कई नदियों के पानी को मिलाकर बिहार में आती है। इससे पानी का स्तर बढ़ जाता है और बाढ़ आ जाती है। बाढ़ की वजह से फसलें बर्बाद हो जाती है और जन धन की हानि होती है। तो इसके आधार पे क्या होता है, ये नदी प्रत्येक साल बिहार में बाढ़ लाती है और इसी कारण उसको बिहार का शोक कहा जाता है। प्रश्न 43, भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, भूगोल शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, भू धन गोल। तो यहाँ भू शब्द का तात्पर्य पृथ्वी और गोल शब्द का अर्थ गोलाकार से है। तो इस प्रकार इन दोनों शब्दों से भूगोल बना और भूगोल का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप का अध्ययन करने वाला विषय। प्रश्न 44, भूगोल की दो परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के अनुसार भूगोल प्रकृति के अध्ययन से संबंधित है। किसके द्वारा है? वान हम्बोल्ट के द्वारा भूगोल कैसा विषय है? प्रकृति के अध्ययन से संबंधित है। दूसरी है फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता वाइडल डी ला ब्लास के द्वारा के मतानुसार भूगोल मनुष्य से नहीं स्थान से संबंधित विज्ञान है। मतलब जो भूगोल है वो मनुष्य नहीं, किससे संबंधित है? स्थान से संबंधित विज्ञान है। प्रश्न 45, वायुमंडल में ओजोन गैस का महत्व लिखिए। कहाँ पे? वायुमंडल में जो ओजोन गैस है उसका महत्व लिखिए। तो ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति की परावैंगनी प्रकाश की 90 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। पृथ्वी के वायुमंडल का 91% से अधिक ओजोन यहाँ मौजूद है। तो इसी आधार पर ये ओजोन गैसों का महत्व है कि ये क्या करती है, जितने भी सूर्य से आने वाली जितनी परावैंगनी किरणें हैं जो किसके लिए हानिकारक है? पृथ्वी पे जीवन के लिए हानिकारक है। तो उनको ये क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है और उसके आधार पर ये जीवन की रक्षा करती है। तो इसी आधार पर इसका विशेष महत्व पाया जाता है। प्रश्न 46, सूर्य तप क्या है? इसकी भिन्नता के दो कारक लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी और लघु तरंगों के रूप में आने वाले सौर विकिरण को सूर्य तप कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सूर्य तप की मात्रा सूर्य से विकिरित ताप या ऊर्जा की मात्रा से बहुत ही कम होती है, क्योंकि एक तो पृथ्वी सूर्य से बहुत छोटी है और दूसरा यह सूर्य से बहुत दूर है। तो इसके आधार पर हम यही कह सकते हैं कि जितनी भी जो किरणें हैं, जो तरंगे हैं, लघु रूप में आने वाले हैं, सौर विकिरण को ही सूर्य ताप कहा जाता है। और इसके भिन्नता के दो कारक है, एक तो पृथ्वी क्या है? सूर्य से बहुत छोटी है और दूसरा सूर्य से बहुत दूर होने के कारण सूर्य ताप क्या होता है में भिन्नता होती है, कहीं पे अधिक तो कहीं पे कम। प्रश्न 47, प्रजातीय विविधता से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रजातीय विविधता का मतलब है किसी खास क्षेत्र में मौजूद अलग अलग प्रजातियों की संख्या। प्रजातियों की विविधता पृथ्वी पर मौजूद जीवों की शारीरिक बनावट में मौजूद अंतर की वजह से पाई जाती
है, प्रजातीय विविधता को जैव विविधता का हिस्सा माना जाता है। तो इसी के आधार पे क्या बोल सकते हैं कि जितने भी प्रजातीय विविधता है वो सब अलग अलग प्रजातियों की संख्या के आधार पे, प्रजातियों की विविधता के आधार पे, प्रजाति जीवन की शारीरिक बनावट के आधार पे अलग अलग पाई जाती है। प्रश्न 48, जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जैव विविधता का संरक्षण जरूरी है क्योंकि यह मानव सभ्यता के विकास का आधार है। जैव विविधता से हमें भोजन, कपड़ा, औषधीय ईंधन जैसी ज़रूरतें पूरी होती है। साथ ही यह पर्यावरण संरक्षण में भी मदद करती है। जैव विविधता पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में भी मदद करती है। तो ये आपकी जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 49, भारत की आकृति किस प्रकार की है? मतलब हमारे देश की जो आकृति है वो किस प्रकार की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत का प्रायद्वीप भाग त्रिभुजाकार आकृति में हिंद महासागर की ओर फैला हुआ है। यह एक उल्टा त्रिकोण है। भारत मध्य में चौड़ा और दक्षिण की ओर संकीर्ण होकर त्रिकोणीयाकार बनाता है। तो इसकी आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। और इसके आधार पे जो प्रायद्वीप भाग है वो कैसा है? त्रिभुजाकार है। तो इसी के आधार पे ये दक्षिण में त्रिकोण आकार का बनाता है। प्रश्न 50, भारत में प्राकृतिक भिन्नता अधिक क्यों पाई जाती है? कहाँ पे? भारत में। तो भारत में प्राकृतिक भिन्नता कई कारणों से पाई जाती है। तो इसके आधार पर इसके कारण हम जानेंगे। पहला कारण हो जाएगा इसमें भारत में जलवायु, वर्षा, मिट्टी और उच्चावच में काफ़ी विविधता। तो यही कारण होने के कारण क्या है, अलग प्रकार की विविधता पाई जाती है। भारत का विशाल अनुदैर्घ्य विस्तार और अलग अलग स्थलाकृतिक विशेषताएं हैं। मतलब एक तो उसका विशाल अनुदैर्घ्य विस्तार, मतलब इसका क्षेत्रफल अधिक होने के कारण जैसे विश्व में ये 7वें नंबर पर आता है, या इसकी जो स्थलाकृतियाँ हैं वो अलग अलग है और उसके आधार पे भी ये अलग है। भारत की मुख्य भूमि 4 भागों में बटी है और इसके आधार पे एक ये इसकी जो मुख्य भूमि है वो 4 भागों में बटी है। विस्तृत पर्वतीय प्रदेश, सिंधु और गंगा के मैदान, रेगिस्तान क्षेत्र और दक्षिण प्रायद्वीपीय तथा ऊंचाई बनने के साथ जलवायु में बदलाव आता है जिससे प्राकृतिक वनस्पति का स्वरूप बदल जाता है। प्रश्न 51, भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप में ये देश शामिल हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका। तो ये देश मिलकर क्या करते हैं? एक भारतीय उपमहाद्वीप की रचना करते हैं, या भारतीय उपमहाद्वीप में ये देश शामिल है। प्रश्न 52, वृक्षाकार और जालीनुमा अफवाह प्रारूपों में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा जब अफवाह की आकृति वृक्ष के समान हो जाती है तो अफवाह के ऐसे प्रतिरूप को वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समांतर बहती हो तथा सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर मिलती हो तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। तो इसके आधार पर ये इसके अंतर हो जाएंगे। अगला प्रश्न 53, पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई भी डेल्टा क्यों नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत के पश्चिमी तट पर मौजूद नदियों की ढाल तीव्र है। मतलब जितनी भी जो नदियां हैं पश्चिमी तट पर उनका ढाल तीव्र है, इसलिए ये नदियां अपने मुहाने पर कई हिस्सों में बंटने के बजाय एक ही हिस्से में बहती है। यानी ये नदियां डेल्टा नहीं बनाकर ज्वार नतमुख बनाती है। इसलिए पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई भी डेल्टा नहीं है। मतलब जैसे ही जो पश्चिमी तट की बात करते हैं
तो इसका जो ढाल है वो तीव्र है और साथ में ये नदियाँ कई हिस्सों में बँटने के बजाय क्या करती है, एक ही धार में बहती है और उसके आधार पे क्या करती है, ये एक ज्वारनोन्मुख डेल बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है और उसी के कारण पश्चिमी तट पर कोई भी डेल्टा नहीं पाया जाता है। प्रश्न 54, डेल्टा किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, डेल्टा उस भूभाग को कहा जाता है जो नदियों द्वारा लाई गई गाद से बना होता है। यह मुख्यतः नदी के उस मुहाने पर बनता है जहाँ वह किसी समुद्र अथवा झील में गिरती हैं। इस भूभाग का आकार आमतौर पर त्रिभुजाकार होता है। नदियों के डेल्टा पृथ्वी पर सबसे अधिक आर्थिक और पारिस्थितिक रूप से बेशकीमती होते हैं। तो इस आधार पे हम डेल्टा किसे कहते का उत्तर दे सकते हैं। डेल्टा क्या है? एक भूभाग है जो नदियों के द्वारा लाई गई गाद मिट्टी से बनता है। प्रश्न 55, भारत में अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्रों के नाम बताइए। कौन सा भारत में अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्रों के नाम बताइए? तो इसका उत्तर हो जाएगा, राजस्थान में विशेषकर अरावली के पश्चिमी का मरुस्थलीय भाग तथा गुजरात के कच्छ का इलाका अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। मतलब भारत में ये राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं और गुजरात के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा सूखा पड़ता है। इन इलाकों में वर्षा 9 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अगला प्रश्न 56, पश्चिमी और मध्य भारत में सूखा ज़्यादा क्यों पड़ता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पश्चिम भारत का अधिकांश भाग रेगिस्तान से बना है जबकि मध्य भारत में पठार है। इससे भूजल स्तर कम है। यहाँ की भूमि अधिकतर पथरीली और मरुस्थलीय है जिसके कारण यहाँ के भूतल पर जल का अधिक संचय नहीं हो पाता है और जल की कमी रहती है। तो ये इसके मुख्य कारण, एक तो पश्चिम में अधिकांश भाग रेगिस्तानी और मध्य भाग कैसा है, पठारी है और इसी के आधार पे जो भूजल का स्तर है वो कम होने के कारण यह क्षेत्र अधिक सूखा रहता है। प्रश्न 57, भूगोल में तकनीकी का क्या महत्व है? किसमें? भूगोल में तकनीकी का क्या महत्व है? इसका उत्तर हो जाएगा, इसमें आप मानचित्र में परिवर्तित गोलक को समझने तथा धरातल के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित होती है। मतलब जितने जो तकनीक आ गई हैं उसके आधार पे आप क्या कर सकते हैं, मानचित्र परिवर्तित गोलक को समझने और धरातल के दृश्यों को ज्ञान की कुशलता विकसित होती है। साथ में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक यथा भौगोलिक सूचना तंत्र GIS संगणक मानचित्र कला के रूप में प्राप्त ज्ञान और कुशलता आपको राष्ट्रीय स्तरीय विकास में योगदान करने की योग्यता से लैस करती है। मतलब इन तकनीक के माध्यम से आप जो आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक है या जिसको भौगोलिक सूचना तंत्र या संगणक जैसे कंप्यूटर वगैरह, तो आदि के आधार पे आप क्या कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त करके कुशलता के आधार पे राष्ट्रीय स्तरीय विकास में योगदान करने की योग्यता से लैस हो सकते हैं। प्रश्न 58, पृथ्वी के वायुमंडल को निर्मित करने वाली प्रारंभिक गैसें कौन कौन सी थी? मतलब जो गैसें थी जब क्या हुआ था, वायुमंडल का निर्माण हुआ था, तो वो गैसें कौन सी थी? इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी के वायुमंडल को बनाने वाली प्रारंभिक गैसें हाइड्रोजन और हीलियम थी। ये गैसें बहुत गर्म थी। पृथ्वी के प्रारंभिक दौर में भी बहुत गर्मी थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी का शुरुआती वातावरण ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना था। ये गैसें हल्की होती थी, इसलिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने इन्हें नहीं धारण किया होगा और पृथ्वी के शुरुआती दौर में चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं था। तो इसके आधार पर ये क्या है, शुरुआती 2 गैसें थी,
हाइड्रोजन और हीलियम। प्रश्न 59, उल्कापिंड से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का कहते हैं। उल्का का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है उसे उल्कापिंड कहते हैं। मतलब जो जलता हुआ जाता है और जलने से बचकर जो पृथ्वी तक पहुंचता है उस भाग को उल्कापिंड कहा जाता है। प्रश्न 60, अपक्षय किसे कहते हैं? अपक्षय के प्रकारों को लिखिए। तो इसका उत्तर है, अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें बाह्य कारकों जैसे पवन, वर्षा, तापमान परिवर्तन, सूक्ष्म जीवाणु, पौधे और जीव जंतु द्वारा विघटित एवं घटित की जाती है। तो ये उसको क्या कहेंगे? अपक्षय कहा जाता है। मतलब इनके द्वारा क्या होते हैं, चट्टानें विघटित होती रहती है, अपघटित होती है, उसको अपक्षय कहते हैं। अपक्षय हमारी पारिस्थितिकी का मुख्य आधार है और अपक्षय के 3 प्रकार बताए जाते हैं, भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय। ये 3 इसके प्रकार हो जाएंगे। तो इस आधार पे आप ये 60 प्रश्नों की एक सीरीज थी। दूसरी सीरीज हम और लेकर आएंगे, वो भी लगभग आपके 60 प्रश्न होंगे। तो आपको ये प्रश्न कैसे लगे, आपको के और भी जो प्रश्न हैं उसके आधार पे आप आगे के जो प्रश्न देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे हमको आगे के लिए मोटिवेशन मिलता रहे और साथ में हम ऐसे भी प्रश्न आपके समक्ष लाते रहें। धन्यवाद।